हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ योर कमल सर। तो चलिए बच्चे, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इन अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज योर बोर्ड एग्जाम। देखो चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो हम लोग इस चैप्टर को ना दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक है सॉल्यूशन और एक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए एक सॉल्यूशन के बारे में प्रीव्यू लेते हैं, फिर उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है उनके बारे में बताएंगे। तो देखो अगर सॉल्यूशन के बारे में मैं प्रीव्यू लूँ तो इसमें बेसिकली हम लोग जिसके साथ डील करेंगे उसमें मोस्टली पार्ट हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। जैसे कि मान लो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जैसे मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, इनके बारे में हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे। वही सब चीज़ें हैं पहला पार्ट में। उसके साथ साथ हम लोग को दो लॉ के साथ डील करना पड़ेगा, एक हेनरीज लॉ है, एक आपका राउल्ट्स लॉ है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग। तो टोटल ये वाला जो पार्ट है ये आपका सॉल्यूशन वाला पार्ट है। एंड अगर मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करूँ तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या पढ़ना है? देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को बारीकी से पढ़ना है। उनमें पहला प्रॉपर्टीज जो है वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, फिर आपका है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन चारों पॉइंट को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो पहले चलिए डील करते हैं सॉल्यूशन के साथ। देखो सॉल्यूशन के साथ अगर मैं डील करूंगा तो पहले तो हमें जानना ये पड़ेगा ना कि सॉल्यूशन है क्या भाई। तो देखो सॉल्यूशन को अगर जानना है तो बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझा रहा हूँ। सॉल्यूशन को जानना है, हम लोग इस डेफिनेशन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और उस 3 पार्ट को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। बीकर ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब इस बीकर में आपने क्या किया, यहाँ पे मान लो पानी लिया। अब आपको बनाना है लेमन जूस, समझ रहे हो? तो पानी चाहिए, इसके साथ आप क्या करोगे ऐड, आप इसके साथ नमक ऐड करोगे, फिर आप ऐड क्या करोगे, शुगर ऐड करोगे, एंड आफ्टर दैट आप क्या करोगे, इसके अंदर लेमन जूस को ऐड करोगे। तो जब इनको मिला लिया आपने, मिलाने के बाद अच्छे से आप जब इसको मिक्स कर लोगे देन यू विल गेट द लेमन जूस। देखो जब आप लेमन जूस बना लिए ना तो इसी के अंदर सॉल्यूशन का डेफिनेशन छुपा हुआ है। तो चलिए इनको देखते हैं ये क्या है। देखो ये जो लेमन जूस आपने बनाए वो किस टाइप के मिक्सचर है, क्या है वो होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है? तो आपको पहले ये पता होना चाहिए होमोजीनियस होता क्या है। देखो होमो का मतलब होता है सेम, दैट मीन्स एवरीवेयर में वो पूरा बीकर के अंदर जितना भी आपके पास जो मिक्सचर है वो हर जगह में क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जब भी सब्सटेंसेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द सॉल्यूशन, हम उसको बोलते हैं होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस का मतलब जो कंप्लीटली मिक्स नहीं होगा, हम उसको बोल देंगे हेट्रोजीनियस। तो देखो यहाँ पे अगर आप लेमन जूस को देखोगे तो वो पूरा कंप्लीटली मिक्स है। दैट मीन्स ये एक क्या है, मैं कह सकता हूँ होमोजीनियस मिक्सचर है। अब देखो भाई मिक्सचर बनाना है तो मिक्सचर तो अकेला सब्सटेंस से बनेगा नहीं, तो इसका मतलब क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस चाहिए। तो मैं इसका पहला पार्ट के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि इट इज़ अ, मतलब सॉल्यूशन की डेफिनेशन दे रहा हूँ कि इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस, कह सकते हो ना। अब देखो मान लो यहाँ पे हम लोग जो इंडिविजुअली लेमन जूस लिया, वाटर लिया, शुगर लिया, NaCl लिया, सबको मैंने सब्सटेंसेस मान लिया। अब देखो बात करो, अगर मैंने मान लो जब मैंने इनको इंडिविजुअली लिया था तो हर किसी का अपना अपना एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज था, लेकिन जब मैंने उसको मिक्स कर दिया, जब मैंने लेमन जूस बना दिया उसके अंदर जब मैंने उसके अंदर लेमन जूस बना दिया तो उसमें क्या हुआ कि यहाँ पे जो आपका NaCl का जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज था वो कहीं ना कहीं उसने यहाँ पे लूज कर दिया। यहाँ पे जो शुगर का इंडिविजुअल प्रॉपर्टी था वो कहीं ना कहीं लूज कर दिया। वाटर ने अपना इंडिविजुअल प्रॉपर्टी लूज कर दिया, कर रहे हैं बना। अगर मैं इसको बोलूँ कि आप सिंपल मेथड से इसको सेपरेट करो, सिंपल मेथड का मतलब जैसे मान लो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, या फिर मैं बोलूँ आपका फिल्टर पेपर में आप इसको सेपरेट करो कि आप फिल्टर पेपर में इस लेमन जूस को पास करो और यहाँ से आप नमक को अलग कर दो, शुगर को अलग कर दो, पानी को अलग कर दो। क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो कहीं ना कहीं ये क्या है कि आप इसको सेपरेट टेक्निक से इसको आप कोई सिंपल टेक्निक से सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं हमें 3 पार्ट मिला, उनमें से पहला पार्ट तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया था कि इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस। दूसरा पार्ट में देखा था कि अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटीज लूज कर रहा था, तो मैं कह सकता हूँ कि सब्सटेंसेस विच लूजेस देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज। एंड तीसरा पार्ट में मैंने देखा था कि इनको हम लोग नॉर्मल टेक्निक से या नॉर्मल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। सो हम लोग इसको भी ऐड कर सकते, कैन नॉट बी सेपरेट बाई सिंपल मेथड। Got in my point? तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या हुआ बच्चे, ये कह सकते हूँ कि इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस which loses their individual identities and cannot be separate by simple method। देखो वही डेफिनेशन लिखा गया है। Got it my point? तो सबको समझ में आया? चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन की। अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो देखो सॉल्यूशन को बेटा जी, ये जो इसके अंदर जो कंपोनेंट है ना, जो मैं बात करूं कि ये 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोनेंट इसको 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। देखो एक है बाइनरी सॉल्यूशन, दूसरा है टर्नरी सॉल्यूशन एंड तीसरा है हमारा क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। देखो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, बाई का मतलब होता है 2 कंपोनेंट, दैट मीन्स इसके अंदर 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है।
2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। अगर मैं टर्नरी की बात करूं तो इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, और अगर मैं क्वाटरनरी की बात करूं तो इसके अंदर 4 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। देखो खुशी की बात यह है कि ये जो दोनों है ना, ये दोनों हम लोगों को इसके बारे में डिटेल में पढ़ना ही नहीं है। जो भी डील करेंगे हम लोग पूरा क्लास 12 तक या फिर मैं कॉम्पिटिटिव तक जो भी डील करेंगे हम लोग वो डील करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन लेके। अब देखो अगर मैं बाइनरी सॉल्यूशन की बात करूँ तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट है। अब 2 कंपोनेंट तो कभी इक्वल भी रह सकते हैं, या तो 2 कंपोनेंट में कोई ज़्यादा भी रह सकता है, कोई कम भी रह सकता है, हो सकता है ना, ये पॉसिबिलिटीज़ है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वांटिटी वाइज इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया कि जो लार्जर क्वांटिटी होता है, जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में रहेगा, लार्जर क्वांटिटी होता है, उसको हम लोग बोल दिया सॉल्वेंट, उसको हम लोग क्या कह दिया, सॉल्वेंट। और जो लेसर क्वांटिटी में होता है, जो लेसर क्वांटिटी में होता है उसको हम लोग बोल दिया सॉल्यूट। तो जो लार्जर क्वांटिटी में होता है उसको हम सॉल्वेंट बोल देंगे, और जो लेसर क्वांटिटी में होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सॉल्यूट बोल देंगे। तो चलिए अब इस पूरे कहानी में ये जो सॉल्यूशन है, तो अल्टीमेटली हम लोग पूरे कहानी में जो डील करेंगे वो बाइनरी सॉल्यूशन लेके। तो अल्टीमेटली मैं एक बात लिख सकता हूँ कि सॉल्यूशन इज व्हाट, नहीं तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, क्योंकि हमें बाइनरी लेके डील करना है, तो टर्नरी तो लेके डील नहीं करना है। जो भी डील करना है वो किसको लेके डील करना है, बाइनरी लेके। तो हम लोग कह सकते हैं कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो चलिए अब सॉल्यूशन जब समझ में आ गया तो अब हम लोग जो समझने जा रहे हैं वो है कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो मान लो मैंने एक बीकर लिया और इसके अंदर मैंने वाटर ले लिया, तो मान लो वाटर को हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लिया सॉल्वेंट, और इसके अंदर हमने कोई भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को मिक्स कर दिया, कोई भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को। तो जब a quantity of solute is dissolved in a solvent, this is known as the concentration। हम लोग कोई भी स्मॉल अमाउंट ऑफ या कोई भी लार्ज अमाउंट ऑफ जो भी लेना है आपको, कोई भी एक अमाउंट ऑफ अगर सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो तो हम उसको कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे। अब देखो बात ये है कि कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको मेजर किया जाता है। अब उसको मेजर करने के लिए बहुत सारा मेथड है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग जगह में, बहुत सारे जगह है जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन मेजर किया जाता है, और हर जगह में अलग अलग उनका मेथड होता है। तो अब हम लोग जो डील करेंगे उस मेथड के साथ डील करेंगे। गॉट इट माय पॉइंट? तो चलिए देखते हैं वो सब मेथड क्या है, और उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, और यही है आपका पहला टॉपिक इस चैप्टर का। तो चलिए हम लोग डील करेंगे अभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या है। तो देखो बच्चे आप लोग देख सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम मेरे 2 साइड में 2 चीज़ें लिखा है, इस साइड में 4, इस साइड में 4, लेकिन इसके ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है टेम्परेचर डिपेंडेंट और यहाँ पे लिखा है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो देखो बेसिकली ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों लिखा है, इसको टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्यों लिखा है, चलिए उसको बात करते हैं। तो देखो बात अगर ये है कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है ना, इसमें टोटल हमें 8 के बारे में पढ़ना है, लेकिन उनमें से कुछ देख रहा हूँ मैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कुछ देख रहा हूँ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। देखो टेम्परेचर डिपेंडेंट इसलिए है कि इसमें जितना भी फॉर्मूला मैंने लिख के रखा है ये सब वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेंट है, बिकॉज वी नो दैट कि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ रिलेटेड है। तो टेम्परेचर अगर मान लो बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, जहां पे वॉल्यूम है वो सब टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है। अगर टेम्परेचर चेंज करूंगा तो वॉल्यूम भी चेंज हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इसमें जो 4 फॉर्मूला लिखा गया इनमें से कहीं पे भी वॉल्यूम नहीं है, इसलिए ये सब क्या है, टेम्परेचर के ऊपर इंडिपेंडेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, आप इंडिविजुअली एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे कि वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, मास वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, मोलारिटी क्या है, नॉर्मलिटी क्या है, इनको हर पॉइंट को पढ़ेंगे। इनके बारे में जितना भी हो सके डिटेल में आपको बताएंगे, और उसके साथ साथ इनके रिगार्डिंग जितना भी न्यूमेरिकल होता है वो भी करेंगे। गॉट इट माय पॉइंट? तो चलिए इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। और एक बात, इनमें से एक सवाल जो है आपको बहुत सारे, आप अगर क्यूज देखेंगे तो उसमें बहुत सारे जगह देख सकते हैं कॉम्पिटिटिव में, बेसिकली नीट में यहाँ से सवाल आ चुका है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट है या तो फिर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, लाइक दैट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको लिख लीजिए थोड़ा सा। चलिए बच्चे, तो अभी हम लोग नेक्स्ट जा रहे हैं, अभी इंडिविजुअली एक एक पॉइंट को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो पहले पॉइंट जो है हमारे पास मास परसेंटेज। देखो मास परसेंटेज को देखो साइड में मैं लिख के रखा हूँ वेट बाय वेट परसेंटेज। अब देखो वेट बाय वेट परसेंटेज को हम लोग कैसे समझें, इसको फॉर्मूला वाइज कैसे लिखें। तो देखो बहुत ही सिंपल बात है, इस साइड में आपको इसको थोड़ा पता होना चाहिए कि ये वेट बाय वेट परसेंटेज है। ऊपर वाला जो है ना वो ऑलवेज सॉल्यूट होगा, ऊपर वाला ऑलवेज हम लोग सॉल्यूट के लिए लिखेंगे, और दूसरा जो होगा वो ऑलवेज सॉल्यूशन के लिए लिखेंगे। तो ऊपर वाला जो है ऑलवेज सॉल्यूट के लिए लिखेंगे, नीचे वाला जो है ऑलवेज सॉल्यूशन के लिए लिखेंगे। तो अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो कैसे बना सकता हूं कि मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर वाला सॉल्यूट के लिए बोला हूं, नीचे वाले भी मास है तो मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइंग टू 100, क्योंकि ये परसेंटेज है। तो
तो परसेंटेज होने की वजह से हमने मल्टीप्लाई इनटू 100 कर दिया। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बना बच्चे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई इनटू 100। लेकिन ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बेसिस पे है। अगर मान लो हमें दो अलग अलग कंपोनेंट दे दिया, 3 कंपोनेंट दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि मास ऑफ एनी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई इनटू 100। तो मास ऑफ एनी कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट जिसका निकालने बोलेगा आपको मास परसेंटेज, उसका लिख देना मास ऑफ एनी कंपोनेंट, और टोटल मास को आप कलेक्ट करके क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई इनटू 100 कर दोगे, तो यू विल गेट द मास परसेंटेज। क्लियर है बात? चलिए, तो आप देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, ये समझना बहुत जरूरी है। देखो अगर मैं इसकी एग्जाम्पल दूं, मैंने मान लो लिख दिया 10% वेट बाय वेट ऑफ NaCl सॉल्यूशन। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये आपका एक एग्जांपल दे दिया 10% वेट बाय वेट ऑफ NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, वेट परसेंटेज दे दो यहाँ पे, परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ NaCl सॉल्यूशन। इसका मतलब अब क्या हुआ बच्चे, देखो इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से समझो। मान के चलो कि हम जो सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं उस टोटल सॉल्यूशन का जो मास है वो 100 है। मैं मान के चल रहा हूँ, क्यों परसेंटेज बोला ना, तो मैंने 100 कंसीडर कर लिया। तो मैंने बोल दिया कि ये जो टोटल सॉल्यूशन है आपके पास, जो टोटल NaCl का जो सॉल्यूशन बोल रहा है, उस सॉल्यूशन का मास मैंने मान लिया 100 ग्राम है, क्योंकि मास का यूनिट जो है हम लोग ग्राम में लेके जा रहे हैं। तो मैंने मान के चला कि वो 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन है। अब उसमें बोल रहे 10% NaCl, तो NaCl क्या है, सॉल्यूट है, तो 10% NaCl बोल रहे हैं। तो दैट मीन्स 100 में अगर मैं टोटल 100% मान लूँ तो उनमें 10% NaCl बोल रहे हैं। तो मैंने टोटल को अगर 100 ग्राम मान के चल रहा हूँ, क्योंकि वो वेट है या मास में लिख रहा हूँ मैं, इसीलिए उसको अगर ग्राम में मान के चलूँ, तो मैं इस जगह में कह सकता हूँ कि 10 ग्राम NaCl। तो दैट मीन्स हम लोग इसके मतलब ये लिख सकते हैं कि दैट मीन्स 10 ग्राम NaCl इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ, तो 10% वेट बाय वेट ऑफ NaCl सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। गॉट इट माय पॉइंट? इसका मतलब 10 ग्राम NaCl डिजॉल्व हुआ है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर है बात? तो ये इसका मतलब ये हुआ। तो ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि आगे क्वेश्चन जब करेंगे ना, तो तब ऐसा कुछ टर्म आएगा, तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि इसमें कितना ग्राम सॉल्यूट या कितना आप बोल सकते हो ml, अगर मैं वॉल्यूम में लूँ तो डिजॉल्व है टोटल कितना ग्राम में या कितना ml सॉल्यूशन में, वो हमें पता होना जरूरी है। ठीक है, अभी तक इसका एक रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है कि 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज। तो देखो बच्चा, अगर इसको सॉल्व करना है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहली बात तो है, जो लेसर अमाउंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं सॉल्यूट की मास दिया गया है, तो मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है, 10 ग्राम। और कहीं ना कहीं वाटर जो है ये आपका क्या है, सॉल्वेंट है, ये हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कि मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 500 ग्राम। अब हमें क्या चाहिए, मास परसेंटेज या फिर वेट बाय वेट परसेंटेज बोला है, तो मास परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब देखो मास ऑफ सॉल्यूट तो मुझे मिल गया है, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट कितना है, 10 प्लस 500, तो अल्टीमेटली हमें कितना मिल जाएगा, 510 ग्राम। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है 10 ग्राम एंड ये दिया गया हमारे पास 510 ग्राम मल्टीप्लाई टू 100। तो कहीं ना कहीं गया, ये गया, तो अल्टीमेटली 100 बाई 51। तो इसका आंसर कुछ 1.987% के करीब आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर लेना, ये अप्रोक्सीमेटली आंसर लिख रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ आ जाएगा। क्लियर है बात? तो कैसे करना है कैलकुलेट, तो ये ऐसे मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है आपको, बहुत ही आसान है, समझ रहे हो? तो चलिए थोड़ा लिख लीजिए इसको। चलिए, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो देखो दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखो, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखो यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया गया है और बेंजीन दिया गया है,
तो यहाँ पे ना मैं सॉल्यूट की बात करूँगा ना सॉल्वेंट की बात करूँगा। अगर आप सॉल्यूट सॉल्वेंट लेके कंसीडर करके चल सकते हो तब भी ठीक है, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड नाम लेके चलेंगे तब भी ठीक है, क्योंकि मैंने फॉर्मूला बताया था कि मास ऑफ एनी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये भी फॉर्मूला होता है। हर टाइम सॉल्यूट और सॉल्वेंट में नहीं लिख सकते हो, आप इसमें भी कर सकते हो, दोनों ही मतलब सेम है। तो देखो अगर मैं इस जगह में लिखूँ तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये लिख सकता हूँ कि मास ऑफ, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मास ऑफ गिवन क्या है, मास ऑफ बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाँ बेंजीन इज 22 ग्राम। एंड दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसका फॉर्मूला लिख दिया, एंड दिस इज हाउ मच 122 ग्राम। अब पूछा क्या है बच्चे, पूछा है कि इसका मास परसेंटेज निकालो, इसका मास परसेंटेज निकालो। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पहली बात तो मैं मान लो टोटल मास की अगर मैं बात करूं तो टोटल मास कितना हो जाएगा बच्चे, टोटल मास इज इक्वल टू 122 प्लस 22 अल्टीमेटली 144 ग्राम। अब हमें निकालना है इसका मास परसेंटेज, तो मैं निकाल सकता हूँ मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। अगर मैं बेंजीन का मास निकालूँ तो कितना हो रहा है बच्चे, यहाँ पे बेंजीन का कितना है, मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ एनी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास। बेंजीन का लिख रहा हूँ तो बेंजीन का कितना है 22 ग्राम डिवाइडेड बाय 144 ग्राम मल्टीप्लाई टू 100। अब इसको डिवाइड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे सिमिलर वे में हम लोग यहाँ पे और एक लिख सकते हैं ऐसे, मास ऑफ CCl4 एंड दिस इज हाउ मच 122 डिवाइडेड बाय 144 मल्टीप्लाई टू 100। अब इन दोनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। तो देखो अगर इन दोनों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो पहला वाला जो है आपके पास मास ऑफ बेंजीन, उसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा बच्चे, वो थोड़ा देख लो। और अगर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे तो कितना आएगा देख लो। तो देखो अगर मैं इसकी बात करूं, मास ऑफ बेंजीन की बात करूं, तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, ये जो मास ऑफ बेंजीन है तो ये कुछ 15.28% आएगा। आप इसको देख सकते हो, आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो, ये कुछ इस तरह आएगा। और अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कुछ आएगा 85 दैट मीन्स 84.72 कुछ इतना परसेंटेज आएगा, क्योंकि 100 से आप माइनस कर दोगे तो यू विल गेट दिस वन ना, एक ही तो बात है। आप इसको कैलकुलेट करो या तो फिर 100 से माइनस कर दो, बात सेम ही है। गॉट इट माय पॉइंट। तो हो गया ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन। चलिए इसको फटाफट लिख लीजिए, फिर हम तीसरे टाइप के क्वेश्चन में जाएंगे। देखो तीसरा टाइप के क्वेश्चन चलते हैं। ये क्या है, बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, द परसेंटेज बाय मास ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज 2.38, कैलकुलेट द मास ऑफ सोल्यूट। अच्छा, यहाँ पे कैलकुलेट द मास ऑफ सोल्यूट मतलब अब सोल्यूट की मास दिया नहीं गया है, मास परसेंटेज दिया गया है, आपको कैलकुलेट करने बोला है, सोल्यूट का मास निकालो। तो देखो तो कर पाओगे कि नहीं, बहुत ही इजी है, देख लो एक बार। चलिए हो गया, तो देखते हैं सॉल्व करके क्या है इसके अंदर। तो देखो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पहली बात तो है गिवन क्या है। देखो हमें पहली बात तो है यहाँ पे वाटर है, दैट मीन्स ये सॉल्वेंट की मास गिवन है, तो मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ वाटर। अगर मैं मास ऑफ वाटर लिखूँ तो दिस इज 500 ग्राम, इतना दिया गया है। दूसरी बात क्या दिया गया, परसेंटेज बाय मास ऑफ सोल्यूट। अच्छा, मास परसेंटेज दिया गया है, तो मास परसेंटेज कितना दिया गया बच्चे 2.38। अब हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि हमें मास निकालने बोला है सोल्यूट का, तो लेट मैंने कंसिडर कर लिया कि मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू x ग्राम। अब हम लोग फॉर्मूला में बिठाते हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या है बच्चे, मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास, या फिर मास ऑफ सॉल्यूशन लिखो, एक ही बात है, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई टू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है x मैंने लिया था, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 मल्टीप्लाई टू 100, एंड इस साइड में कितना है बच्चे 2.38। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये गया दोनों, तो 5 देके इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x इक्वल टू कुछ 5 मल्टीप्लाई टू 2 पॉइंट, ओ हो सॉरी, अरे एक थोड़ा सा गलत कर दिया ना हम लोगों ने। तो देखो अगर हम लोग अब मास ऑफ सोल्यूट की बात करें तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है x,
और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, अभी सॉल्वेंट हमारे पास 500 ग्राम है, सॉल्यूट x है, तो हम लोग लिख सकते हैं 500 प्लस x ग्राम मल्टीप्लाई इनटू 100, ये भी ग्राम है, एंड दिस इज 2.38। देखो ग्राम ग्राम तो क्या है, अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हम लोग इस साइड में लिख देते हैं 100x एंड इक्वल टू 2.38 मल्टीप्लाई इनटू 500 प्लस 2.38x। अब इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा, तो सॉल्व देखो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा, कुछ 1190 प्लस 2.38x और इस साइड में 100x। अब इस साइड में थोड़ा सा देखते हैं, अगर मैं 100x से माइनस करूं तो ये विल गेट 97 पॉइंट, ये आपका आ जाएगा 3 2 4 है, दैट मीन 6 62x इक्वल टू 1190। अगर हम इसमें x निकालेंगे 1190 डिवाइडेड बाई 97.62, यू विल गेट नियर अबाउट 12.19, लाइक दैट, ऐसे आंसर मिल जाएगा। दिस इज इन अ ग्राम। तो सॉल्यूट का अल्टीमेट हमें सॉल्यूट का मास जो है कितना मिल गया, 12.19 ग्राम। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। तो ये और एक टाइप सवाल बन सकता है, तो चलिए इनको फटाफट लिख लीजिए। फिर देखो हो गया, चलिए तो अब आगे चलते हैं। अब देखो आगे अगर हम 4 नंबर सवाल में जाएं, अच्छा चलो आंसर है, हाँ चलो ये है, हो गया, हमें समझ में आ गया। चलिए तो अब देखते हैं इस सवाल को। देखो ये सवाल क्या है सब समझते हैं पहले। बोल रहे हैं कि 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज दिस वन। तो ये और एक टाइप सवाल है। तो देखो गिवन क्या है पहले समझो, गिवन दिया गया है 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो बात है, यहाँ पे आपको NaCl का वेट दिया गया। NaCl क्या है यहाँ पे हम लोग सॉल्यूट मान सकते हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है। तो मास ऑफ सॉल्यूट की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 10 ग्राम। और यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है किसका, सॉल्यूशन का, तो मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ml। कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तीसरी बात और क्या गिवन है बच्चे, डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है, 1.2 ग्राम पर ml। अब मुझे पूछा क्या है, मुझे पूछा है वेट बाय वेट परसेंटेज या मास परसेंटेज पूछा है। तो मास परसेंटेज के लिए आपको चाहिए क्या, मास ऑफ एनी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो मुझे टोटल मास चाहिए। देखो मास ऑफ सॉल्यूट तो मुझे मिल गया, लेकिन टोटल मास मुझे सॉल्यूशन का नहीं मिला। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें हिंट्स दिया गया है, वो क्या है, डेंसिटी। तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या है, हम लोगों को पता है मास बाय वॉल्यूम। तो यहां से क्या मैं लिख सकता हूं कि मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो बच्चे यहाँ पे डेंसिटी दिया गया ना सॉल्यूशन का 1.2 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम कितना दिया गया बच्चे 100 ml। तो ml गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 120 ग्राम। तो कहीं ना कहीं हमें 120 ग्राम क्या मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है बच्चे, फॉर्मूला हमारे पास है मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम, तो मैं लिख दूंगा 10 ग्राम डिवाइडेड बाय 120 ग्राम मल्टीप्लाई इनटू 100। तो ये गया ये गया ये गया ये 100 बाय 12, यू विल गेट 8.3 परसेंटेज। तो अल्टीमेटली मास परसेंटेज कितना निकला, 8.3 परसेंटेज। हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ, समझ में आ रहा है। बहुत ही ईजी है ये सवाल। तो ऐसा टाइप का सवाल आ सकता है, समझो। तो इसमें जितना वेरिएशन हो सकता है हम लोगों ने किया, और इसके रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है जो मैं आपको नीचे लिंक में दे दूंगा, वो आप लोग प्रैक्टिस करना। उसके साथ सॉल्यूशन भी दे दूंगा, वो आप प्रैक्टिस करना। गॉट इट माय पॉइंट। इसके रिलेटेड मतलब इस टॉपिक के रिलेटेड और भी बहुत सारा सवाल है, तो वो भी प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करना अच्छा है ना, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। देखो बच्चे, तो अब हम लोग ना नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट क्या देखते हैं, देखो अब हम लोग दूसरा टॉपिक में चलते हैं। पहली बात तो हम लोग ने पढ़ लिया मास परसेंटेज पढ़ लिया। अभी हम लोग जो जा रहे हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। देखो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को लिखा कैसे जा रहा है, वेट बाय मास बाय वॉल्यूम। तो मैंने क्या बोला था आपको जब फॉर्मूला बनाने के लिए, तब मैंने बोला था कि ऊपर जो रहेगा वो ऑलवेज सॉल्यूट का कंसीडर कर लेंगे, और नीचे जो रहेगा उसको ऑलवेज सॉल्यूशन का कंसीडर कर लेंगे। तो क्या मैं फॉर्मूला बना सकता हूँ ऐसे कि मास ऑफ सॉल्यूट, मास क्योंकि मास में है तो मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम में तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई इनटू 100 क्योंकि परसेंटेज है। बना सकते हैं ना, तो बन गया फॉर्मूला भाई।
अब इसका एक एग्जाम्पल समझ लो। अब देखो इसके एग्जाम्पल क्या है समझते हैं। देखो अगर मैंने बोल दिया यहाँ पे आपको 10% वेट बाय वॉल्यूम, मतलब परसेंटेज यहाँ पे दे देना ऑफ, फिर से मैं ले रहा हूँ वही, आप NaOH ले लो, आप थोड़ा सा अलग लेते हैं, नहीं NaCl ले लो, NaCl सॉल्यूशन, फिर से वही ले रहा हूँ मैं। इसका मतलब क्या है समझो। अब वो यहाँ पे वेट बाय वेट परसेंटेज नहीं है, यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। अब इसका मतलब क्या है ये हमें समझना है। तो देखो अगर मैं इसकी मतलब बोलूँ तो दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं 100 को कंसिडर कर लूँ टोटल, अब टोटल जो है हमारा सॉल्यूशन वो किस में है, वॉल्यूम में है। तो वॉल्यूम का यूनिट हम लोग क्या यूज करेंगे, ml। तो क्या मैं इस टोटल जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का उसको कंसिडर कर सकता हूँ कि 100 ml है, कंसिडर कर सकता हूँ, मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ इसको। तो 100 ml हमारा टोटल सॉल्यूशन है, मतलब वॉल्यूम है सॉल्यूशन का। अब उनमें से 10% बोल रहे हैं NaCl है। अब 10% NaCl है, 10% NaCl का मतलब क्या है कि NaCl यहाँ पे सोल्यूट है। तो क्या मैं कह सकता हूँ, और ये जो सोल्यूट है वो किस में है, मास में है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 10 ग्राम ऑफ, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि 10 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या कह सकते हो बच्चे, बताओ, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो कह ही सकते हैं ना। तो यही बात है। अब देखो उसी के रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है यहाँ पे, बोल रहा है शुगर सॉल्यूशन इज 10 वेट बाय वेट परसेंटेज। देखो इस एग्जाम्पल का मतलब अगर आप नहीं समझोगे तो ये क्वेश्चन आपके नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल का मतलब समझना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। इसका मतलब क्या बोला है कि शुगर सॉल्यूशन इतना है, फाइंड वेट बाय वॉल्यूम, डेंसिटी दिया गया है। तो देखो इसका मतलब क्या है, पहले इसको निकालते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 10 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम, क्यों, क्योंकि वेट बाय वेट दिया गया है। तो मैं लिखूंगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, कह सकता हूं। तो चलिए यहां से हमें पता चल गया कि यहां पे सॉल्यूट जो है उसका मास पता चल गया, यहां से हमें सॉल्यूशन के मास भी पता चल गया, और हमें निकालना क्या है, वेट बाय वॉल्यूम। तो कहीं ना कहीं हमें वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का। अब मेरे पास तो मास है, लेकिन हमारे पास गिवन क्या है, डेंसिटी है। तो फिर से वही डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए हम लोग यहां से लिख देते हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज हाउ मच, गिवन है दिस इज 1.2 ग्राम पर ml। तो अल्टीमेटली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। हमें चाहिए क्या बच्चे, वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसको नीचे सॉल्यूशन लिख देना, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे मैं फिर से और एक मार्क कर रहा हूँ इसको लिखने के लिए। तो अल्टीमेटली मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर ml, और सॉरी मास कितना है, 100 ग्राम। 100 ग्राम मास है बच्चे, और यहाँ पे 1.2 ग्राम पर ml। अब देखो ग्राम ग्राम तो क्या है, ये ml हो गया, और हमें क्या है, वॉल्यूम ही चाहिए, तो ml में है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं हमारे पास क्या, फाइंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला बच्चे वही है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आप देखो मास ऑफ सॉल्यूट की बात करो तो इसमें कितना है मास ऑफ सॉल्यूट बच्चे, मास ऑफ सॉल्यूट तो हमारे पास 10 ग्राम है। 10 ग्राम है कि नहीं है, तो मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूट इतना मिल गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 10 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम बाय 1.2 ग्राम पर ml। तो ग्राम ग्राम काट सकते हो आप यहाँ पे, मल्टीप्लाई टू 100। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये 1.2 ऊपर चला जाएगा, तो 1.2 ऊपर चला जाएगा, 100 गया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, 1.2 ऊपर चला जाएगा, तो दिस इज 12%। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल गया, ये 12% मिल गया। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो है वो कितना है बच्चे, वो है 12%। तो अल्टीमेटली इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है आपके लिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझ रहे हो। चलिए हो गया, अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे और कुछ सवाल है कि नहीं। देखो आगे फिर तीसरा टॉपिक आ गया। तीसरा टॉपिक जो है, क्योंकि इनका जो है ना एक एक करके मैंने इसीलिए एग्जांपल दिया, बाकी जो है ना आपको लिंक में मिल जाएगा। मैं वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन देकर रखा हूँ इस हर टॉपिक से, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। अब जितना हो सके मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ, बाकी आप थोड़ा सा वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो तीसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो दिस इज द वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखो वॉल्यूम परसेंटेज में क्या लिखा है बच्चे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ऊपर क्या है, मैं ऑलवेज आपको बताएं दिस इज फॉर सॉल्यूट, और नीचे क्या है, ये सॉल्यूशन के लिए। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई टू 100, क्योंकि
परसेंटेज है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई इंटू 100 लिख दिया। अब देखो इसके एक एग्जाम्पल की बात करूं बच्चे, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं और मैंने अगर ये लिख दिया कि 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये वॉल्यूम लिख रहा हूं मैं, ऑफ इथानॉल सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है? क्या लिखोगे अभी आप? फिर से वही बात करना क्या है, 100 टोटल, इनमें से 20 क्या है, सॉल्यूट है, तो मैं यही चीज लिख सकता हूं, दोनों ही वॉल्यूम में है। तो अभी क्या लिखेंगे, अभी ना ग्राम में लिखेंगे, हम लोग ग्राम में नहीं लिख सकते क्योंकि अभी तो ये वॉल्यूम में है ना, तो हम लोग इसको लिखेंगे ml में। तो दैट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि दैट मीन्स 20 ml ऑफ इथानॉल is dissolved in 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब हुआ ये कि दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 20 ml ऑफ इथानॉल इज डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। गॉट इट माय पॉइंट? समझ में आ गया? अब चलिए उसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, फटाफट 2 सेकंड के अंदर सोचो इसको कैसे करोगे। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ बेंजीन पूछा है, मतलब सॉल्यूट पूछा है। ये देखो कम है ना, ये ज़्यादा है तो सॉल्यूट पूछा है। तो जाइलिन और बेंजीन दिया गया, तो आप क्या लिखोगे, परसेंटेज। चलिए इसको लिखना पड़ेगा, इसको लिख दो कि वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है दिस इज 12.8 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है दिस इज 16.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, क्यों मुझे सॉल्यूशन भी तो चाहिए ना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 12.8 प्लस 16.8 कितना होगा, 28, 29, 29.6, 29.6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। हो गया? अब ये जब बन गया, हम लोग क्या करेंगे बाकी बच्चे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है बच्चे, यहाँ पे 12.8, तो 12.8 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 29.6 मल्टीप्लाइड टू 100। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कुछ 43.2% इसके करीब आएगा। चलिए तो हम इसको अब इरेज करते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं। देखो 3 नंबर हमारा पढ़ा हो गया, ये देखो, अरे सही है आंसर 43.2, ऐसे आंसर आ जाएगा, देख लेना। चलिए अब देखो इसकी बात करते हैं मोल फ्रैक्शन। देखो ये 4 नंबर टॉपिक है हमारे लिए। अब मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन होता क्या है समझते पहले। देखो मोल फ्रैक्शन बहुत ही सिंपल टॉपिक है। मोल फ्रैक्शन को बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है काई से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, काई, ठीक है। तो ये काई होता है, इसका नोटेशन ऐसा होता है, बट ये जो होता है कुछ ऐसा होता है। बट टू बी फ्रैंक ऐसा कोई यूज ही नहीं करता है, जो भी यूज करते हैं या तो देखना ऐसे या तो ऐसे यूज करते हैं, बट बेसिकली वो जो होता है वो काई होता है, ऐसा होता है देखने को, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन होता क्या है समझते हैं। देखो मोल फ्रैक्शन समझना है तो बहुत ही सिंपल वे में समझते हैं। एक बीकर ले लो भाई, मैं हर जगह में बीकर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि भाई केमिस्ट्री वाले हैं, थोड़ा इन सब से लगाव है इसीलिए ले लेते हैं। अब इस बीकर में क्या है, 5 मैंने मान के चलो, सपोज मैंने बोल दिया कि इसके अंदर मैंने 5 मैंगो रखा और इसके अंदर हमने मान ले 10 एप्पल रखा, ठीक है। मैंने 5 मैंगोज रखा और 10 एप्पल रखा। अब मैंने पूछा बच्चे तू एक काम कर, मेरे को पता है एप्पल का फ्रैक्शन कितना है, यहाँ पे एप्पल का फ्रैक्शन कितना है, तो तू क्या करेगा, तू यही करेगा ना कि 10 डिवाइडेड बाई टोटल 10 प्लस 5, तो टोटल तू बोलेगा 10/15। ये एप्पल का फ्रैक्शन है, अगर मैंगोज की फ्रैक्शन बोलो तो 5/15 बोलेगा, तू बोलेगा कि नहीं। तो भाई यही तो है फ्रैक्शन। तो हमें क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन। बस इसकी जगह में चेंज कर देते हैं चीज़ों को हम लोग। इस जगह में चेंज क्या कर देंगे, जस्ट यही चीज़ को चेंज कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं कुछ इस तरह कि मान लो एक बीकर लिया और हमने एक मिक्सचर लिया ए एंड बी का लिया। अब पूछा है मोल फ्रैक्शन, खाली तो फ्रैक्शन नहीं पूछा, पूछा है मोल फ्रैक्शन। तो हम लोगों ने क्या किया, इसका एक मोल ले लिया और इसका मोल को मैंने मान लिया Na, क्योंकि n मोल से रिप्रेजेंट किया जाता है और सब्सक्रिप्ट में A लिया, मतलब A वाले कॉम्पोनेंट को समझा रहे हैं। B के लिए मैंने ले लिया मोल B। अब मैंने पूछा इसका मोल फ्रैक्शन निकालो, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे A की मोल फ्रैक्शन होगा Na, दैट मीन्स उसका अपना मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, यही करोगे आप। सिमिलर वे में अगर इसकी बात करूं तो आप बोलोगे NB बाई टोटल मोल Na प्लस NB, भाई इसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन।
अगर मैं मोल ना लेता, खाली फ्रैक्शन निकालता, तो उसको फ्रैक्शन बोल रहा था। अब मैंने मोल ऐड कर दिया तो इसका नाम क्या होगा? मोल फ्रैक्शन। और इसको रिप्रेजेंट किस में किया जाता है? काई से। तो मैं इसको बोल दूंगा दिस इज फॉर काई ए एंड दिस इज फॉर काई बी, दैट मीन बी नंबर कंपोनेंट के लिए। तो बात यह है कि यहाँ पे अगर आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट के तौर पे यूज करना चाहते हो तब भी कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि नहीं कंपोनेंट के तौर पे यूज करूंगा तब भी कर सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो कि मोल ऑफ एनी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल मोल्स। सिमिलर वे में मोल ऑफ एनी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल मोल्स। इसका कहानी का मतलब यही है, समझो। अगर तीसरा कंपोनेंट होता तो मैं लिख देता मोल ऑफ तीसरा कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। क्लियर है बात? तो बात यही है, समझ रहे हो? अब तो यही है आपके पास मोल फ्रैक्शन। अब देखो मोल फ्रैक्शन के नीचे एक नोट करके मैंने पॉइंट दिया। देखो बोल रहे हैं कि किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन का, बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है बच्चे? दो कंपोनेंट होता है। मान लो मैंने एक बाइनरी सॉल्यूशन ले लिया, उसमें ए एंड बी है, दो कंपोनेंट है। तो किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है, जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है वो ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। अब कैसे ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा? तो चलिए देखो, अब मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है? ए का Na बाई Na प्लस NB लिख सकते हो। सिमिलर वे में NB बाई Na प्लस NB लिख सकते हो कि नहीं भाई? एलसीएम लो इसका, क्या हो जाएगा? Na प्लस NB। यहाँ पे क्या लिख दोगे? Na प्लस NB। भाई ये दोनों गया, क्या बन गया? 1। तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ, एक कंक्लूजन कर सकता हूँ कि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी बाइनरी सॉल्यूशन शुड बी ऑलवेज इक्वल टू 1? होगा कि नहीं होगा? ऑलवेज मोल फ्रैक्शन जो होगा बाइनरी सॉल्यूशन का, किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन का, वो ऑलवेज क्या होगा? 1 के बराबर होगा। क्लियर है बात? तो फटाफट इसको लिख लो, ये आपका नोट के लिए बहुत काम। चलिए हो गया? तो चलो अब हम लोग चलते हैं एक इसके न्यूमेरिकल में। ये पूछा है न्यूमेरिकल, देखो क्या पूछा है। बोल रहा है कि 23 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल, उसकी मोलर मास भी दिया है, इज डिजोल्व इन 54 ग्राम ऑफ वाटर, मोलर मास भी दिया है 18 ग्राम पर मोल इनवर्स। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर इन सॉल्यूशन। आपको यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालने बोला है इथाइल अल्कोहल का एंड वाटर का। अब कैसे निकालोगे? तो फॉर्मूला जो है हमारे पास वही है, हम उसी को अप्लाई करेंगे, बस निकल जाएगा। अब कैसे निकालेंगे देखते हैं। देखो बहुत ही सिंपल वे में निकालते हैं। हम लोग को पहले समझना पड़ेगा फॉर्मूला क्या है भाई। हमें किसके लिए पूछा गया है? इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, ये इथाइल ही लिखता हूं मैं, हाँ, इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं मोल ऑफ, अरे भाई साहब, मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल। मैं फॉर्मूला डाल रहा हूं भाई, ये सबसे इजी है। फिर टोटल मोल्स चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ? यही चाहिए। अब गिवन क्या है पहले समझते हैं। गिवन क्या है? हमारे पास इथाइल अल्कोहल की ग्राम मतलब वेट गिवन है, मास गिवन है। अब मुझे मोल चाहिए। वी नो दैट कि मोल इक्वल टू क्या होता है बच्चे? मोल इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास होता है कि नहीं? गिवन मास बाय मोलर मास। मैं इसको मोलर मास मान लिया, तो मैं वही निकाल रहा हूँ। मैं इथाइल अल्कोहल का मोल निकालना मेरे को जरूरी है अभी। तो इथाइल अल्कोहल का मोल निकालूंगा तो मैं कैसे निकालूंगा? मोल गिवन मास कितना है? 23 ग्राम, और मोलर मास कितना दिया गया? 46 ग्राम पर मोल। तो देखो भाई ग्राम ग्राम तो गया, तो क्या हो जाएगा? 1/2 मोल होगा कि नहीं? सिमिलर वे में अगर मैं वाटर का भी मोल निकाल लूँ एक बार में, क्योंकि ये भी मुझे चाहिए, कितना दिया गया? 54 ग्राम डिवाइडेड बाई 18 ग्राम पर मोल दिया गया मोलर मास। तो ये गया, अगर इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 3 मोल। तो कहीं ना कहीं हमारे पास 3 मोल आ गया और हाफ मोल आ गया। ये किसका आ गया? इथाइल अल्कोहल का आ गया। ये किसका आ गया? वाटर का आ गया। अब मुझे पूछ रहा है कि मोल फ्रैक्शन इथाइल अल्कोहल का निकालो। तो कहीं ना कहीं मैं एक नंबर जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें अगर पुट करूंगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल क्या करेंगे? इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे? तो अल्टीमेटली कितना बनेगा बच्चे? देख दो फटाफट, देखो कितना हो जाएगा? 3 2 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7/2, और यहाँ पे 1/2, ये गया, तो अल्टीमेटली कितना होगा? 1/7। तो 1/7 कितना मोल फ्रैक्शन आ गया? इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन आ गया। अब देखो बहुत ही सिंपल टेक्निक यूज करेंगे, किसके लिए पता है? वाटर के लिए। हम लोगों को पता है कि किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन जो होता है, उसका सम जो होता है वो क्या होता है बच्चे? ऑलवेज 1 होता है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे? दिस इज इक्वल टू 1। अब मुझे तो एक मिल गया ना इथाइल अल्कोहल का, मुझे चाहिए क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो मैं लिख दूंगा 1 - 1/7 एंड दिस इज व्हाट? हम लोग लिख सकते हैं 6/7। तो दिस इज फॉर आंसर। ये दोनों आपके लिए आंसर निकल गया। समझ में आया कि नहीं आया बता? समझ में आया ना? तो बस इतनी सी बात है, फटाफट लिख लें इसको। हो गया? चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं।
देखो आगे की बात अगर मैं करूं, चलिए और एक सवाल दिया गया है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये अलग टाइप का सवाल दिया गया है। देखो क्या पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन अ सॉल्यूशन ऑफ HCl कंटेनिंग 24.8% ऑफ HCl बाय मास। वहां पे गिवन है कि हाइड्रोजन का मास दिया गया है और क्लोरीन का मास है, ये गिवन है। देखो बच्चे ध्यान से देखो, यहां पे बोल रहे कि इतना परसेंटेज ऑफ HCl बाय मास, इतना बाय मास इसने क्या करके रखा है, HCl है उसके अंदर, तो परसेंटेज बोला है। तो मैं अगर टोटल मास मान ले, टोटल मास, अगर मैं टोटल सॉल्यूशन के मास की बात करूं, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, अगर मैं टोटल मास की बात कर रहा हूं, मैंने मान लिया 100 ग्राम ले लिया। अब इसमें बोल रहे 24.8% क्या है, HCl। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं कि मास ऑफ HCl कितना हो जाएगा बच्चे, 100 माइनस 24.8 ग्राम, इतना है। अब बोल रहे हैं कि इनमें से सॉल्यूशन की बात करें कि जो है आपका HCl की सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन की जब बात करें तो इसका मतलब HCl के साथ साथ कौन है, वाटर भी है, तो हमें उसका भी मास निकालना पड़ेगा। तो मैं उसकी मास कैसे निकाल दूं, तो मैं लिख दूं मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 माइनस 24.8, तो अल्टीमेटली कितना मिल जाएगा बच्चे, 75.2 ग्राम मिलेगा कि नहीं। तो ये मिल गया मेरे पास मास। अब पूछा क्या है, मोल फ्रैक्शन पूछा है, किसका, HCl का। फाइंड द मोल फ्रैक्शन, हाँ HCl का पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब मोल फ्रैक्शन जब निकालना है तो मुझे मोल भी तो चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, मोल ऑफ HCl निकाल रहा हूँ। तो मोल ऑफ HCl निकालेगा तो कितना निकालेगा बता, इसका मोल गिवन मास कितना है, 24.8 डिवाइडेड बाई 36.5। HCl का मोलर मास कितना है, H का 1 और Cl का 35.5, तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिल गया, 36.5। ये मोल निकल गया किसका, HCl का। सिमिलर वे में और एक मोल चाहिए मुझे वाटर का, तो वाटर की मोल की अगर मैं बात करता हूँ 75.2 डिवाइडेड बाई 18, ये सब है ग्राम पर मोल। हाँ यूनिट थोड़ा देख लेना, ये ग्राम है, ग्राम है, ग्राम पर मोल है, तो कहीं ना कहीं सब कैंसिल होकर मिल जाएगा आपको। तो अल्टीमेटली हमें आप चाहिए क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl। तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl अगर निकालोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इक्वल टू क्या है, मोल ऑफ HCl, तो मोल ऑफ HCl कितना है, 24.8 डिवाइडेड बाई 36.5, इतना मोल, और इसका कितना है भाई 75.2 डिवाइडेड बाई 18। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो अल्टीमेटली कितना आएगा, इसको जब आप कैलकुलेट कर लोगे, ये जो आपके पास मोल आ रहा है, तो मोल को आप जब कैलकुलेट कर लोगे तो HCl का मोल फ्रैक्शन जो आएगा वो आएगा कुछ इस तरह 0.1399। जब कैलकुलेट करोगे आप इसको, तो अल्टीमेटली कैलकुलेट करके देखोगे आपको यही मिलेगा। तो फाइनली हमें पता चल गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl क्या है। इनकेस अगर आपको मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर पूछता तो 1 से माइनस कर देता, यू विल गेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। क्लियर है बात, बता क्लियर है, समझ में आ रहा है नहीं, तो बहुत ही आसान है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको लिंक में मिल जाएगा। क्लियर है, चलो चलिए बच्चे, तो आज जो है ना हम लोगों ने क्या क्या सीखा, फाइनली बोलो। हमने ये सीखा सॉल्यूशन क्या है, फिर हमने देखा कि सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट कितना होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कितना होता है, फिर हमने टेम्परेचर डिपेंडेंट वाला जो होता है उनमें से कुछ चीज़ें पढ़ ली है, जैसे मान लो मास परसेंटेज पढ़ा, फिर वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा, फिर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा, फिर मोल फ्रैक्शन पढ़ा। तो आज हम लोग ये 4 टॉपिक कवर कर लिए, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी टॉपिक कवर करेंगे। क्लियर है बात, क्लियर है, समझ में आया सबको। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।